वेलकम बच्चों, स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन शास्त्र। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश स्पीकिंग मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में यही बस डिस्कस करूंगा कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना है या इंग्लिश हमें लैंग्वेज आनी है। याद रखिए, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर तो एक पार्ट है, ये आप समझ सकते हैं, ये आप समझिए। बिल्कुल, इंग्लिश ग्रामर ना एक पार्ट है, ओके डन है। बट इंग्लिश स्पीकिंग क्या है? अब आपने कहीं सुना है हिंदी स्पीकिंग कोर्स? नहीं, हिंदी स्पीकिंग कोर्स होती नहीं है, या यूँ कहें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता ही नहीं है। एक कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग क्या होता है? नहीं, हमें सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज। यस, क्या सीखना है हमें? इंग्लिश लैंग्वेज। हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग क्या है? लेकिन हमारा जो मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, वो इंग्लिश स्पीकिंग, अरे इंग्लिश स्पीकिंग ये सीख लो, वो सीख लो। क्या सीख लो भैया? इंग्लिश स्पीकिंग सीख लो? नहीं, हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ ना। आप इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हो, महीने का 3,000, 5,000, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, वो कोर्स करके आप क्या लेते हो? 5-6 हज़ार ले लेते हो और सिखाते क्या हो? टेंस। क्या सिखाएंगे? टेंस सिखाएंगे, बस हो गया, सीख लिया आपने इंग्लिश स्पीकिंग। बट क्या इंग्लिश स्पीकिंग यही है? नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है बच्चों। हाँ, एग्जिस्ट क्या करता है? एक इंग्लिश लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को हमें सीखना है, जो कि हम तो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं या स्कूल लैंग्वेज, हम अगर हम हिंदी से हमारा एकेडमिक चालू है तो हम शायद उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। और ये आपको मानना पड़ेगा कि हम शायद एक नई लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगता है। हाँ, याद रहे, इंग्लिश थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इंग्लिश को बोलना अलग तरीके से आता है, पढ़ा अलग तरीके से आता है और लिखा अलग तरीके से जाता है। तो तीनों थोड़ा अलग है। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस है, अगर आप लिख पाते हैं इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश को बोल भी पाओगे। या पढ़ पाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो जो करना है आपको, उस चीज़ की प्रैक्टिस है। अगर आप साइकिल चलाने, आपको फास्ट चला सकते हो अगर साइकिल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दौड़ भी फास्ट सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेम एज इट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग आपको करनी है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर। अब मुझे आज तक तो ये नहीं समझ में आया ये इंग्लिश स्पीकिंग है क्या। हाँ, ये समझ में आता है कि इंग्लिश ग्रामर हमें सीखना है। अब ग्रामर सीख के तो इंग्लिश स्पीकिंग पॉसिबल ही नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप इंग्लिश ग्रामर पूरा सीख लीजिए, A to Z सीख लीजिए, आपको रूल एंड रेगुलेशन पता चल जाएंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग आ जाएगा, बट इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ रही है, ये आप मान के चलिए। इंग्लिश स्पीकिंग आपको नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो फिर करना क्या है? तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर को छोड़ के हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए अब 3 मेन काम है। सबसे पहला काम है कि आपको इंग्लिश क्या करना है? लिखना है, सिर्फ पढ़ना है कि बोलना है, या तीनों करना है। लेकिन हम यानी हम भारतीय जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग पे करते हैं। लिखने और पढ़ने तो हमें थोड़ा बहुत आ ही जाता है। वो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इंग्लिश पढ़ने तो बहुत अच्छे से आ जाता है, बट इंग्लिश लिखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम इन सेंस कि हम बिना देखे लिखने, अगर कोई सेंटेंस फ्रेम करना है, देख के तो लिखना आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हम हिंदी से भी फास्ट लिख सकते हैं अगर इंग्लिश लिखना हो तो लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा मेन प्रॉब्लम है बच्चों, वो है कि इंग्लिश को हम बोले कैसे और इंग्लिश को लिखे कैसे। अब लिखना भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एज कंपेयर टू वो आसान है इंग्लिश में, लेकिन लिखना ऐसे तो हम हिंदी में भी नहीं लिख पाते हैं। अगर मैं कहूँ आपको हिंदी बोलने आती है, इट मीन्स आपको हिंदी लिखने आती है? नहीं। अगर मैं बोलूँ किसी पे ऐसे लिखिए, आप नहीं लिख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लाइन लिखेंगे, वो भी बहुत कठिनाई से, वो भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी लिख डालेंगे। तो प्रॉब्लम आ रही है। यानी लिखने की प्रैक्टिस तो लिखने से होगी, बोलने की प्रैक्टिस बोलने से होगी, और पढ़ने की प्रैक्टिस पढ़ने से होगी। सेम एज इट इज़ हर लैंग्वेज में यही नेचर है। लेकिन हम चूँकि हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हम अगर मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडियन है, अब उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? वो घर पे रहता है तो भोजपुरी में पढ़ता है,
भोजपुरी में बोलता है, पापा आएंगे, मम्मी आएंगी, नाना आएंगे, नानी आएंगे, हिंदी में बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी में बोलेंगे या तो हिंदी में, ये दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे। अब उसको इंग्लिश कहाँ आएगी? वो ना इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं, ना इंग्लिश सेंटेंस में, ना थोड़ा, हाँ कुछ बातें हैं कहीं जगह हैं, जैसे हमने बैंक को इंग्लिश में बैंक बोल दिया, ऐसी चीज़ें हम कर पाते हैं। बट नॉर्मली हम जो बातें हमेशा करते हैं डेली रूटीन में, जो डेली रूटीन हमारी हो रही है, वो डेली रूटीन क्या होती है? वो हिंदी या तो भोजपुरी या अदर लैंग्वेज जिसमें हम हैं, या मराठी बोल रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में है तो तेलुगु बोल रहे हैं, तमिल में है तो। बट हमारी जो लैंग्वेज है वो तो हम प्रेफर कर रहे हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग कैसे आएगी? तो यहाँ बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की। और ये जो मार्केट है वो बना कैसे? तो भैया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो भैया काय का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? आप सिखाते हो टेंस और लेते हो पैसा, और बाद में 3-6 महीने बाद पता चला कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करना है हमें? और करना है कि ये दोनों सब छोड़ छाड़ के हमें इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करना है। मैं अभी आपको बताया पहले कि इंग्लिश बोलना है, इट मीन्स कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मेरे तरीके से ना 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो आपको ना प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। देखिए, गलत बोलना है, सही बोलना है, बोलना तो आप ही को है। और जब आपको बोलना है तो प्रैक्टिस भी आप ही को करना है। अब प्रैक्टिस करना है आपको एक नई चीज़ को, इट मीन्स कि आपको गलती होने वाली है। तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। दिस इज सिंपल। देखिए, 4 लोग आपके आसपास है ना, वहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, आजू बाजू में, वो हंस सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं ना। जब हम दोस्त हुआ करते हैं ना, तो हम इंग्लिश बोलने की जब ट्राई करते हैं ना किसी के सामने, मान लीजिए कोई सेंटेंस 2-3 बोल दिया अगर हमने इंग्लिश में, ये बहुत इंग्लिश का अंग्रेज का औलाद बना फिरता है, ये सेंटेंस आते हैं, फिर हम क्या डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट ये हमें नहीं होना है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आज मैं जैसा भी हूँ, लेकिन अगर 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आज मैं कहता हूँ इंग्लिश आएगी, मुझे स्पीकिंग करने आएगी, बोल पाऊंगा मैं इंग्लिश को, बट नहीं आती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मिस्टेक है। हमें ग्रामर भी आ रहा होता है, हमें वर्ड मीनिंग भी सब पता होता है, बट इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ रही होती है। क्यों नहीं आ रही होती है भाई? प्रॉब्लम ये है कि हम सीखते हैं और बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपने कई बार मैं ही सीखने के लिए कई बार मैंने क्या किया है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया है, बट मैंने हर जगह अच्छे से अच्छे क्लास और अच्छे माना जाना क्लास मैंने ज्वाइन किया है, और वहाँ पर मैंने सिर्फ देखा क्या है कि वो ग्रामर सिखा देते हैं। अब ग्रामर से क्या आने वाला है? कुछ नहीं आने वाला आपकी ग्रामर से। ग्रामर आपको 10 बार सीखेंगे, टेंस सीख लीजिए, और टेंस वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्या सिखाते हैं, वो टेंस सिखाएंगे, टेंस के बाद वो कुछ सिखाते भी नहीं है, तब तक आपका 3 महीना गायब। चलो अब घर पे। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं बस यही डिस्कस करने वाला हूँ कि एक राइट पाथ क्या होना चाहिए इंग्लिश लर्निंग का, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि हमारा एक राइट पाथ हो एक इंग्लिश लर्निंग के लिए। क्योंकि हम सीखते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो पाथ शायद सही नहीं होता है। वो 6 महीना प्रैक्टिस किया हमने, लेकिन क्या प्रैक्टिस किया वो हमें पता नहीं है। देखिए, मैं ग्रामर सीखने की बात है, हम ग्रामर सीख सकते हैं और सीखते भी हैं डेली रूटीन में, या हम स्कूल में, कॉलेजेस में, जब भी हम अपने एकेडमिक ईयर में होते हैं, तो हम हर एग्ज़ाम से पहले या धीरे धीरे कभी ना कभी इंग्लिश कोर्सेज ज्वाइन करके हम ग्रामर सीखते हैं। बट एक राइट पाथ, और हम कुछ चीज़ें को डिस्कस करता हूँ मैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश ग्रामर के लिए, ये दोनों चीज़ों को मैं अलग करूँगा और आपको बताऊंगा कि ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग ये दोनों थोड़े से अलग कैसे हैं, और इनके लिए अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना है, आपको सिर्फ बोलना है, तो किन चीज़ों की ज़रूरत है, और पूरा ग्रामर सीखना है तब किस चीज़ों की क्या और क्या क्या ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, इंग्लिश ग्रामर अगर मुझे सीखना है, इट मीन्स तो बहुत चीज़ें हैं। अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना है
तो मुझे तो बहुत चीज़ें हैं, फिर ग्रामर बोलिए तो फिर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो भी है वो सब ग्रामर है। बट ये ग्रामर भी हमारा अलग अलग तरीके का है, क्योंकि जब जैसे जैसे अब आप 6 में रहेंगे तो आप ग्रामर अलग पढ़ेंगे। ऑफकोर्स जब 10th में आएंगे तो आपका ग्रामर का लेवल शायद और ऊपर होगा, 11th में जाएंगे तो और, 12th में जाएंगे तो और, उसके ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे हम 12th तक ही पढ़ते हैं उसके बाद तो आप बिजनेस इंग्लिश पढ़ते हैं या अलग अलग टाइप्स के जो आपका करियर के लिए होता है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश होता है वो अलग लेवल का होता है। बट जो मेरा मेन कहने का मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन मैं इसको दोनों को ना कैटेगराइज करता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको क्या, अब आपको नाउन क्या होता है ना, व्हाट इज नाउन। अब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए नाउन की क्या जरूरत है भैया, बताओ जरा मुझे। है कोई जरूरत नहीं है भाई, क्या जरूरत है। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये क्या है, इससे अब स्पीकिंग के लिए क्या जरूरत है इसकी, कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं स्पीकिंग करने के लिए अगर नाउन बताने चलूं तो फिर हो गया ना, तो फिर खत्म। यानी मैं कह रहा हूं सीधा सीधी बात कि इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए मुझे, यानी इंग्लिश स्पीकिंग करना है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, तो मुझे नाउन की तो जरूरत नहीं है ना। अब हिंदी में बोल पा रहा हूँ या बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, मराठी बोलता हूँ, इट मीन्स कि मुझे नाउन पता है हिंदी में क्या होता है। वो भी नहीं पता फिर भी मैं हिंदी बोलता हूँ। जब नहीं पता, मैं तीसरी चौथी पांचवी छठवीं से मैं, क्योंकि मैं गांव में रहता था तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन मैं पांचवी के बाद यहाँ आया तो हिंदी आती है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने पहले सीखा संज्ञा क्या होती है। तो ये ग्रामर का पार्ट है, यहाँ आएगा वो, यहाँ नहीं आएगा, इसकी कहाँ जरूरत है, नहीं जरूरत है। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कोशिश क्या है, मैं ये आपको बस ये कैटेगराइज करके बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर में हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको इंग्लिश ग्रामर आती है कि नहीं आती है ये इंग्लिश, हाँ एक और बात है, इंग्लिश स्पीकिंग आप कितना परफेक्ट बोल रहे हैं। अब इंग्लिश में ना हम जब बोलते हैं, मान लीजिए कोई गलती हो गई हमसे, सब कोई देखने लगेगा भैया क्या इंग्लिश बोल रहा है ये, बट हम हिंदी की वाट लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ कि ना। अब हम इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ गलत बोल देना तो पूरी दुनिया आपको ऐसे देखेगी, बाप रे बाप आता नहीं है तो बोलते क्यों। और हम हिंदी की हर रोज मार्क बैन करते बैठते हैं, ये तीर इधर आ रहे, तेरे को जा रहे, तेरे को कौन सा शब्द है हिंदी में, है कोई, नहीं है। बट हम बोल दें फिर कोई नहीं देखेगा हमारी तरफ, क्योंकि इंग्लिश ना जो सोशल एनवायरनमेंट, जो साइकोलॉजी हमारे इंडिया में बन गई है वो हो गई है स्टेटस सिंबल का। भैया वो तो छोड़ दो, अगर हम किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन गलत कर देना, क्या बोल रहा है ये तू, भैया क्या बोल रहे, तेरे को समझ में आया ना, तू समझ के लेना भाई क्या बोल रहा हो, समझा तेरे को। हाँ मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत बोलना चाहिए या गलत प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक करना है, ये ऑफकोर्स गलती है या वो वैसा नहीं होता है, किसी और तरीके से किया जाता है, तो आप ऑफकोर्स सीखिए, बट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत हो गया तो हो गया ना जी, अब क्या जान लोगे, तो पूरा देखने लगता है हर कोई, यहाँ क्या है भाई, क्यों। आपको तो ये चीज सीखनी पड़ेगी ना। अब मैं सीख रहा हूं, गलती हो रही है कोई बात नहीं है, क्या डरते काहे को। अब हम हिंदी लैंग्वेज में बहुत कुछ चीजें बोलते रहते, कुछ भी बोल देंगे, कभी भी बोल देंगे, बट तब हमारे तरफ कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर हम हिंदी बोल दें या इंग्लिश बोल दें और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो बाप रे बाप, ऐसे लगता है पूरा पाप हमने किया हुआ है। क्यों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा साइकोलॉजी है, यानी कह सकते हैं ये जो हमारे समाज में जो माइंडसेट बना हुआ है ना, इसका एक प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है जो भी है, हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करना है, सीखना है। देखिए किसी चीज को आधा अधूरा सीखेंगे ना सर बच्चों, तो बॉस गलती होगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये इंग्लिश स्पीकिंग भी ना इंग्लिश लैंग्वेज की आधी अधूरी चीज है।
जब आप आधी अधूरी चीज सीख रहे हैं, इट मीन्स कि आप गलत बोलोगे, या तो आधा अधूरे तरीके से बोलोगे, या तो आपको समझ में नहीं आएगी। तीन ही चीज होगी, कुछ तो कुछ होगा। लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तो हो जाएगा आपका काम। बच्चों अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं कर रहा हूं और क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करिए और राइट पाथ में आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज है ना जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाएगी। देखिए, जो मेन प्रॉब्लम है हमारे इंडियन सोसाइटी में ना, वो दो चीजें हैं। एक तो हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो दूसरे का भाषा है भैया, अंग्रेजों का, उसको तो सीखना है एक। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम बोलने की कोशिश, दुनिया कहे इंग्लिश बोल इंग्लिश बोल इंग्लिश बोल इंग्लिश बोल, या इंग्लिश सीख, इंग्लिश आनी चाहिए सोसाइटी में अगर आपको शायद जिंदा रहना है तो। अब मैं जिंदा इन सेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद अगर आप कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं अपने, और अपने करियर में आप आगे लेवल पे जाना चाहते हैं, तो शायद इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स में से एक है। जिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स में से ना एक है जो आपको आनी चाहिए। आपको 80% काम आता है, लेकिन आपको इंग्लिश आती है ना तो आप 100% बन गए। लेकिन एक बंदा ना जिसको 100% अच्छे से काम आता है और उसको इंग्लिश नहीं आती है ना, वो 80% हो जाएगा। ये याद रखिए। ये कॉर्पोरेट है, ये साइकोलॉजी है। ऑफ कोर्स क्योंकि पूरी मार्केट में जो काम होता है बच्चों अपर लेवल पे, तो कह सकते हो इंग्लिश में होता है। कोई सॉफ्टवेयर चलाने वो हिंदी में नहीं चलती है भैया, चलती है लेकिन कोई चलाता नहीं है, इंग्लिश में चलाता है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी मोबाइल एंड्रॉइड किस में चलाता है? वो इंग्लिश में चला रहा होता है, हिंदी में नहीं चला रहा था। कोई कोई है जो हमारे पेरेंट्स है वो शायद हिंदी में चलाते होंगे, लेकिन मैक्सिमम वो किस में चलाते हैं? इंग्लिश में ही चलाते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात कि जब हम ऊपर लेवल पे जाते हैं, अपर लेवल पे जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? वो इंग्लिश ही मिलती है। और काम जो करना है, जिस मोड में हमें काम करना है, वो चीज़ ही आपको नहीं आएगी, तो कैसे आप काम करोगे, कैसे उस एनवायरनमेंट में फिट बैठोगे? तो जरूरी ये है कि हमें अपने लेवल को इंक्रीज करना है। और देखिए, समाज में ना आपको सोसाइटी में बहुत लोग मिल जाएंगे, ओ इंग्लिश वाला बन रहा है, इंग्लिश वाला बन रहा है, हिंदी से काम नहीं नहीं, हिंदी से काम चलेगा भैया, बट इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में क्या प्रॉब्लम है? सीखो ना। हाँ बोलो, हाँ जरूरत है वहां बोलो, नहीं बोलो जरूरत है मत बोलो, चढ़ जाएंगे लोग को पानी दाना लेके। तो आपको ये समझने की कोशिश करना है कि हमें इंग्लिश सीखनी है और बहुत जरूरी है इस चीज को, ये आप ध्यान रखो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर तो मैंने आप इंग्लिश स्पीकिंग तो बताया, अब इंग्लिश ग्रामर है। अब इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो हर पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इंग्लिश को सीखने के लिए ना दो पैटर्न में डिवाइड किया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ग्रामर का जो सेक्शन है वो, कि इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपको करनी है तो कौन सी ग्रामर का पार्ट है जो आपको जरूरी है। करेक्ट, मैंने क्या बोला? इंग्लिश ग्रामर का कौन सा पार्ट है जो जरूरी है वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहला जरूरी है टेंस, ठीक है। समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। अब इस टेंस में क्या है, आपको जैसे पता है टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन, करेक्ट ना? अगर आपको पता नहीं है तो मैंने टाइम प्लस एक्शन, ये टेंस का मतलब है। यानी जो सेंटेंस अगर मैंने बना दिया, कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर दिया, अगर वो टेंस होगा इसका मतलब है किसी टाइम में वो एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब वो आपको पता ही है, तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये आपको बताने की तो जरूरत है नहीं, ये तीन पार्ट होते हैं ऑलरेडी। एक होता है प्रेजेंट,
दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। अब इसी के भी 4 पार्ट होते हैं, वो अलग अलग टाइम पे। लेकिन आपको पता ही है कि टेंस में सिर्फ और सिर्फ वही सेंटेंस आते हैं जिसके या वही लाइन आएगी, वही काम आएगा जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म होगा, हाँ कि ना। टेंस में कौन सी लाइन आ सकती है, कौन सा सेंटेंस आ सकता है, वही सेंटेंस आएगा जिसमें एक्शन होगा। बिना एक्शन के तो कोई सेंटेंस नहीं आ सकता ना टेंस में। यानी मैं कोई भी काम कर रहा हूं या कोई भी सब्जेक्ट है जो काम को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो क्या है, उसको अगर मैं लिख दूंगा तो टेंस बन जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहां है सेंटेंस, करेक्ट। अब इस सेंटेंस किसकी बात कर रहा हूं, देखिए हर टेंस करेक्ट। जैसे मैं यहां पे लिख दूं आई एम ड्रिंकिंग ना वाटर, लिख दिया मैंने, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ओके। एक टेंस है, कौन सा टेंस है, तो मैं कह सकता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यस। बट ये टेंस है ना, क्योंकि एक्शन कर रहा हूं मैं, कब एक्शन कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, यानी कॉन्टिन्यू है, ये प्रेजेंट है, ओके। देखिए ये सेंटेंस है कि नहीं है ये लिखा है ना मैंने। तो जब ये सेंटेंस लिखा, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्योंकि ये सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, टेंस कैटेगरी का है। बात समझ में आई आपको, ये टेंस है ये, लेकिन किस कैटेगरी में, टेंस की कैटेगरी का ये सेंटेंस है, करेक्ट ना। टेंस की कैटेगरी का ये सेंटेंस है। बट सेंटेंस, अब सेंटेंस भी तो होगा ना कुछ। अब इंग्लिश एक काम हो गया आपका, लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई एक्शन नहीं है, तब क्या करेंगे, मतलब उसकी इंग्लिश फ्रेम नहीं होगी, होगी ना, तो किस कैटेगरी में होगी, सेंटेंस की कैटेगरी में होगी, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आप पढ़ते हैं ना 3 टाइप के सेंटेंस, 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं, कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, करेक्ट। उसके बाद आप पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स, सॉरी यहाँ पे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो आप सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो बात करूंगा मैं, वो सिंपल की बात करूंगा। टेंस मतलब क्या, टेंस का मतलब वो कि कोई भी काम हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन इसमें एक्शन होगा, ये कंपल्सरी है टेंस में, यानी टाइम प्लस एक्शन, एक्शन होगा, ये कंपल्सरी है, तभी वो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज अ बुक, करेक्ट ना। सेंटेंस कैटेगरी में मैंने बताया सिंपल सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है, दिस इज अ बुक, करेक्ट। अब इसमें तो कोई टेंस नहीं है ना भैया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, एक पार्ट बन गया। अब दूसरी पार्ट है आपका मॉडल ऑक्सिलरी, करेक्ट। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा मॉडल ऑक्सिलरी। करिए, आपके पास टेंस है, ओके। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहा हूं। ग्रामर थोड़ा मैं छोड़, ग्रामर का मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने छोड़ दे रहा हूं, जैसे कि अभी व्हाट इज नाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, ये हमें किसी काम के नहीं है। तो टेंस इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, ओके। तो टेंस एक पार्ट है जिसमें क्या होता है आपको ये ऑलरेडी पता है, एक्शन होता है, एक्शन हो गया। दूसरे में क्या है,
एक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक्शन नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब, इसमें बहुत सेलेक्टेड हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। करेक्ट, क्या क्या यूज होता है? तो अगर आप कहेंगे तो इज, आर, एम, ओके, इज, आर, एम। वैसे यूज होता है वॉज और वर, सेम एज इट इज और यूज होते हैं। तो यहाँ पे यूज होता है हैव और हैज, ये दोनों सेम है, आपको पता ही है। ये सिंगुलर वर्ब के साथ लगते हैं और ये प्लूरल वर्ब के साथ लगते हैं। सेम एज इट इज यूज होता है हैड, उसके बाद यूज होता है विल या विल बी, और इन सब के साथ आप बीन भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? बीन, जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बीन भी लगाते हैं। किसके साथ? यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, वो हम कहाँ लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो इतना है। ये कहाँ यूज होता है? सिर्फ सेंटेंस में। अगर क्वेश्चन बनाना हो एस नो टाइप या डू, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? डू और डज। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इसको क्योंकि बता नहीं रहा हूँ, डू और डज। अब पास्ट में है तो हम लगा देते हैं डिड। यहाँ पे भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो सीखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। डज और डिड सिर्फ कहाँ आते हैं? दो जगह। एक तो आ सकता है, पॉसिबल है, वो क्या है? या तो क्वेश्चन है या तो नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, सेम एज इट इज। देखिए, अब इतने ही चीज ना आपके टेंस में यूज होते हैं, बस इतने ही चीज आपके टेंस में यूज होते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेम एज इट इज बच्चों, आपका एक और होता है मोडाल्स। करेक्ट, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मोडाल्स ऑक्सिलरी। अब मोडाल्स ऑक्सिलरी में ना, मोडाल्स एक अलग पार्ट है, ऑक्सिलरी अलग पार्ट है, एक ही है लगभग, कंफ्यूज जरूरत नहीं है। मोडल एंड ऑक्सिलरी में भी क्या होते हैं? तो यहाँ पे कैन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी एबिलिटी शो कर सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे पास्ट में अगर हो एबिलिटी, वुड यहाँ पे हम यूज करते हैं वुड, सॉरी वुड, शुड, मस्ट, माइट, में। करेक्ट, आगे यूज करते हैं ऑट टू, डेयर टू, वो हम नहीं पढ़ने वाले, वो किसी काम के नहीं है, सब रिप्लेसमेंट है। आप किसी न किसी चीज से उसका रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे वुड की जगह आप शुड भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं यूज होता है नॉर्मली। मस्ट की जगह आप शुड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल है, जब आप अच्छे कर लेते हैं, जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, तब हम मस्ट की जगह, मस्ट हमें पता चल जाता है। जैसे अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम मस्ट यूज करते हैं, कम इंपॉर्टेंट है तो शुड यूज करते हैं। सेम एज इट इज, जहाँ आप मे यूज करना चाहते हैं वहाँ पे आप माइट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कम पॉसिबिलिटी है, जब कम पॉसिबिलिटी है तो हम माइट यूज करते हैं, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, हम ज़्यादा श्योर हैं उस चीज़ को लेके, तब हम मे यूज करते हैं। सेम एज इट इज अगर आगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट। सेम एज इट इज इसके साथ हम हैव लगाते हैं, और ये आपका नॉर्मल सेक्शन है, शुड, वुड, कुड, और इसी के साथ हम हैव लगाएंगे, एक बार हैव बीन लगाएंगे, तो अलग अलग टर्म्स में हम सीखते हैं, और यही है हमारे पास। यहाँ पे और कुछ होता है तो हो जाता है डेयर टू, करेक्ट, ऑट टू, तो ये मॉडल एंड ऑक्सिलरीज हैं। यहाँ पे और हो सकता है, यहाँ पे भी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे टेंस यानी यहाँ पे एक्शन होगा, कोई काम होगा। यहाँ एक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट हो सकते हैं, कुछ एबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पे इन दोनों का कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बस आपको चीज़ों को बताई जाएगी, हाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज टेबल, क्या है? मैंने क्या बोला? दिस इज अ टेबल, सॉरी दिस इज अ टेबल।
दिस इज अ काउ। तो ये सिंपल सेंटेंसेस है। अब तीन चीजें समझिए। एक्शन, यहाँ पे एक्शन नहीं है बट कभी रिक्वेस्ट है, कभी एबिलिटी को बताया जा रहा है कि हाँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रन फास्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैन का यूज कर रहा हूँ अपना एबिलिटी शो करने के लिए। कभी कभी आप कैन को रिप्लेस करते हैं तो बोलते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे वो तो ग्रामर है, वो बात की बात है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वुड, यहाँ पे शुड, मस्ट, माइट, मे, डेयर टू, ऑट टू, इसी में हम अलग अलग अगर टर्म्स यूज करेंगे तो यहाँ पे बदलता रहता है। लेकिन देखिए तीन पार्ट, एक्शन, मॉडल ऑक्सिलरी में ये, और उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस, करेक्ट। और ये तीनों चीज मिला के हम क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग के पार्ट है। यानी आपको स्पीकिंग करना नॉर्मल, तो आपको ये तीनों चीज आनी चाहिए। उसके बाद अब दूसरे चीजें देखिए, अब अलग अलग टर्म्स में कुछ चीजें और हैं, जैसे कि कभी कभी हमारे नॉर्मल स्पीकिंग में मेक का कैसे यूज करेंगे हम, गेट का यूज होता है, करेक्ट। मेक, जैसे मेड का यूज होगा, मेड, मेक, गेट, मेड। लेट्स का यूज होता है, देयर का यूज होता है। ये कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, क्यों जरूरी है ये सब। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई जरूरी नहीं है व्हाट इज नाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज प्रोनाउन, एडवर्ब क्लॉज, ए क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, किसके लिए जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किस चीज की, जिस चीज की जरूरत है वो चीज हम पढ़ें, वो चीज को प्रैक्टिस करें तो ये चीज आसानी से आ सकती है। लेकिन ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमें आपको पढ़ाना क्या है और आपको पढ़ना क्या है, कैसे प्रॉपर हम इंग्लिश स्पीकिंग को गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इस बात को समझने की कोशिश करिए। टेंस आपको ये आता है, अगर ये आपको नहीं आता है तो इस पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी, और कमांड बनानी पड़ेगी तो जैसे कि अभी ये वुड है शुड है, अब इसके अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज होते हैं, करेक्ट। तो ये आप अलग अलग तरीके से आप जब पढ़ रहे हो, इसका मतलब है इसके अलग अलग टर्म्स, अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंस बनेंगे, तो अलग अलग इसके यूजेस भी होंगे, अलग अलग रूल्स भी होंगे, वो आपको सीखने पड़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में आता है सिंपल सेंटेंसेस। और देखिए दूसरी और लास्ट चीज इसमें अगर मैं बताऊं अब, वो है पैसिव। आपने पढ़ा होगा पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पढ़ा है, यस पढ़ा है। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, तो याद रहे इंग्लिश स्पीकिंग में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस यानी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ग्रामर में भी इसके अलग इंपॉर्टेंट है। आपके हर बोर्ड में या 9th 10th 7 से लगभग वॉइस आना शुरू हो जाता है, 6 7 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर के लिहाज से। ऐसे तो सब ग्रामर के लिहाज से इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये ग्रामर ही है, बट स्पीकिंग के लिए इतना ही जरूरी है। हाँ कुछ और एडिशनल चीजें हैं, बट अगर इतना आप सीख लेते हैं, इसमें अगर आप अच्छे हो जाते हैं, तो मैं लगभग 90% इंग्लिश आप स्पीकिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे लिहाज में। हाँ अब इसके बाद एडिशनल जो चीजें होती हैं कि आपको क्या सीखना है, क्या बोलना है, किस लेवल की इंग्लिश बोलनी है। नॉर्मल बोलनी है, जैसे आपको किसी बारे में बोलना है तो उसके मतलब पता होने चाहिए। अब आपको बोलना है कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, और आपको तेज का मतलब ही नहीं पता इंग्लिश में, कैसे बोल पाओगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो आप किस कैटेगरी का इंग्लिश बोलना चाहते हो ये भी डिपेंड करता है। देखिए यहाँ से आप ग्रामर के रूल रेगुलेशन सीख के आप कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करके अच्छा बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट बनना है, देखिए इंग्लिश में ना एक वर्ड्स हैं अलग अलग और सबके मीनिंग अलग अलग हैं। जैसे गुड, तो गुड तो गुड होता है भैया, बेस्ट तो नहीं हो पाएगा। अब बेस्ट है बेटर नहीं हो पाएगा। तो सब अलग अलग वर्ड है, गुड है, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सेलेंट, फैबुलस। तो ये अलग अलग
अगर वर्ड्स हैं इट मीन्स कि अलग अलग टैलेंटेड और अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। तो आप इन चीज़ों को सीख के आप शुरुआत कर सकते हो और एक राइट पाथ में लर्निंग कर सकते हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। हमें सीखना क्या है, ये ज़रूरी है कि इससे जरूर हमें सीखेंगे कैसे। हाँ, मुझे वो सीखना है, ये सीखना, वो सीखना, वो सीखनी बात की बात है, बट उसका पाथ क्या होना चाहिए, एक बच्चे को एक सिस्टम में पता होना चाहिए। तो अगर आपको टेंसेस आते हैं, मोडाल्स अच्छे से आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की फ्रेमिंग अच्छे से आती है, उसके बाद आपके पास देखिए मेक, गेट, मेट, लेट्स का यूज, देयर का यूज, ऐसे इन सब चीज़ों को यूज कर पाते हैं। उसके बाद पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीकिंग अगर आपको आती है तो आधी चीज़ इससे मार खा जाती है भैया, याद रखना। स्पीकिंग में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टेंस है, आप सीखिए बिल्कुल। उसके बाद मैं भी वीडियो लेक्चर इंग्लिश में लाने वाला हूँ और लगातार बाद में ऐसे कंटिन्यूअसली लेक्चर्स आएंगे। और चीज़ों को समझने से ज़्यादा जरूरी है कि आप चीज़ों को समझ लिया है, देन यू हैव टू बी डू प्रैक्टिस। आपको विदाउट प्रैक्टिस प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अगर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी तो आप बोलेंगे क्या। सिर्फ चीज़ों को पढ़ लेने से और दिमाग में रख लेने से इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ सकती है। आपको प्रैक्टिस स्पीकिंग की करनी ही पड़ेगी। इट इज नेसेसरी फॉर दैट। अब विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करिए कि हर रोज कुछ नया सीखिए। नया इन सेंस वर्ड्स में नया, कि हम इसको क्या बोलते हैं, बैठने को क्या बोलते हैं, उठने को क्या, खाने को क्या, पीने को क्या, वो आए तो गए। मतलब आपके पास इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। और एक नेटिव, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हिंदी किसी ने सिखाई नहीं होगी, आप अच्छे हिंदी बोल पाते हैं, तो आपने पढ़ने से नहीं सीखा वो हिंदी, आपने लोगों से जो वॉइस, जो आपने बातें सुनी है ना, आवाजें आपके कानों में गई है ना, उसके वजह से आपने इंग्लिश सीखी हुई है, या सॉरी मैं बोल रहा हिंदी सीखी हुई है। इट मीन्स क्या है कि आप पढ़ेंगे, वो तो अलग डिफरेंस बात है, क्योंकि आपके आसपास लोग तो अचानक अंग्रेज आ नहीं जाएंगे, ये फैक्ट है। आपके आजू बाजू अंग्रेज आने वाले नहीं है कि आपके चारों बाजू वो लगेंगे, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, बोलने लगेंगे। नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। इट मीन्स कि आपको खुद से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, और खुद से करनी है। इट मीन्स आपको खुद, अब शर्माना नहीं है भैया, मैं पहले बता रहा हूँ। शर्माओगे तो गए, और शर्माना है ना तो इसको साइड में रख दो और फिर हिंदी बोलो या मराठी बोलो, जो आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें रहो जिंदा। मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, सीखना है तो फिर शर्माना बाजू में रख दो और बोलना आगे लेके आओ। अब बिना बोले चलता है काम ना, तो चलने दो। फिर चलने वाला एटीट्यूड है तो फिर ओके है, तब फिर कोई टेंशन नहीं, मजा आता है भैया। बट सीखना है तो फिर सामने वाला कुछ बोलेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है यार। जिस दिन बोलने लगोगे ना इंग्लिश, वो ऐसा देखेगा, क्या भैया क्या बात है, समझे। तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आई होगी। और हाँ, ये मैं थोड़ा सा बस इस पर डिस्कस किया हूँ, इस चीज को लेके। प्रॉपर डिटेल में जो आपके पास वीडियो लेक्चर आएंगे आगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।